हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी एमसीक्यू फॉर्मेट में करी थी, वैसे ही 12th क्लास की भी एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। सेकंड है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। थर्ड है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मानव भूगोल के संबंध में कई आधारों पर विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। रेड जेले के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इनके द्वारा दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। पॉल विंडाल्डी ला ब्लॉस के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। इस प्रकार मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भौतिक भूगोल मानव जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। सेकंड है, कोई भी घटना अथवा परिघटना जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होती है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता। और थर्ड है, भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। और फोर्थ है, मानव भूगोल सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन करता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1, 2 और 4। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल ने सिर्फ भौतिक भूगोल बल्कि भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होती है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। एक विषय के रूप में भूगोल का सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए है मानव का अनुभव, ऑप्शन बी है मानव की बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी है मानव कल्याण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी। मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। सेकंड है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों।
चौक मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाहरी प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। प्रौद्योगिकी विकास ने मानव समाज के सांस्कृतिक विकास को अत्यधिक प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण को बंदिशों को कम करती है। उदाहरण के तौर पर आदिम मानव के संदर्भ में समझा जा सकता है कि उनके समय में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न और सामाजिक विकास की अवस्था भी निम्न थी। गौरतलब है कि विश्व के ठंडे क्षेत्र जहाँ की जलवायु जीवन जीने के अनुकूल नहीं थी, किंतु प्रौद्योगिकी विकास के कारण वे क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व में अग्रणी हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए आवश्यक नहीं है। सेकंड है, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में मानव की सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को समझने हमें उनकी बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। प्रकृति पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इसने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव की सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरिंगत पहाड़ियों में चरगाहे, तटों पर पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह आदि। पहले के विद्वानों में इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका प्रयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। नेक्स्ट है, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ऑप्शन बी है संभववाद, ऑप्शन बी है नवनिश्चयवाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवनिश्चयवाद। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद की दशा है। इसका तात्पर्य यह है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। सेकंड है, रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था।
इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। आमूलवाद यानी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक सर्वग्रोह के दिक् काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया। तो यहाँ पर हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।